अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। इंफॉर्मेशन थी आपके लिए थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे पोलैंड में जुलाई से इन्होंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ की है। मिनिमम जो होती है ना वो फिक्स की होती है कि इससे कम आप किसी को भी सैलरी नहीं दे सकते। तो अभी थोड़ी सी इन्होंने तकरीबन 40 यूरो एक महीने के बढ़ाए हैं इन्होंने। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे वर्क परमिट पे 3190 थी। तो उसके बाद ये सैलरी बढ़ के 3490 हुई। उन्हें उसमें थोड़ी सी ज़्यादा किया है, 110 ज़लोटी। अभी 3600 मिनिमम, यानी कि इससे नीचे ये लोग किसी को भी सैलरी नहीं दे सकते। फर्स्ट तो हुआ ये। सेकंड, आप लोग जो वर्क परमिट ले रहे हो, ठीक है, उस पर आप लोग ये ध्यान ज़रूर देना कि 3600 से नीचे नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए जो नए ले रहे हो। यानी कि जुलाई से पहले जिनके वर्क परमिट निकल आए हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी जुलाई के बाद जिनके आने वाले हैं तो वो अपनी एजेंसी या एजेंट या जो भी हैं आपके, उन लोगों से आप ये ज़रूर कहना कि हमारी सैलरी मिनिमम जो है इतनी होनी चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है। मुझे भी बाद में ही पता चला था, क्योंकि हम लोग जब वहाँ से आते हैं ना तो हम लोगों को अक्सर को तो यही नहीं पता होता कि ये यूरो हैं कि उनकी अपनी लोकल करेंसी है। क्योंकि कुछ एजेंट लोग जो है ना वो ये भी बता देते हैं कि ये यूरो हैं। ये सैलरी जो होती है ना ग्रोस होती है, ग्रोस सैलरी, ठीक है। ग्रोस सैलरी इसको बोलते हैं कि जिस सैलरी में से टैक्स अभी उन्होंने काटना होता है। नेट सैलरी इसको बोलते हैं कि जो आपके अकाउंट में या आपको कैश मिलती है वो नेट सैलरी, यानी कि वो टैक्स काट के या टैक्स आपकी कंपनी ने पे करके आपको दिया है। अभी मैं बताता हूँ कि मेरी सैलरी आती है, क्योंकि मेरा कार्ड नहीं था तो मैंने 3-4 महीने काम नहीं किया। मुझे ये सिर्फ बेसिक सैलरी देते थे। बेसिक सैलरी मेरी 3490 ज़लोटी से जो मेरे अकाउंट में आती थी ना टैक्स काट के, वो 2745 सॉरी 15 ज़लोटी आती थी, यानी कि 2715 ज़लोटी आती थी टैक्स काट के। ये बेसिक सैलरी है, क्योंकि ये ग्रोस सैलरी है, इसमें से वो टैक्स काट के फिर नेट सैलरी मुझे देते हैं। तो आप लोग जिससे भी वर्क परमिट लेते हो, हालांकि वो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं बताएंगे कि ये जो है ना वो यहाँ का रूल है कि आपकी बेसिक सैलरी से ये 12% जो टैक्स है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। उसके बाद आपकी पेंशन, यानी कि आप जब यहाँ पे आप 60 साल से ऊपर चले जाओगे, मेरे ख्याल से 60 ही है, तो तब आपको वो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि दूसरी यूरोपियन कंट्री का लॉ है। जब आप वर्क परमिट लेते हो तो एक दफ़ा ये पूछ लिया करो कि ये ग्रोस सैलरी है या बेसिक सैलरी है, सॉरी ग्रोस सैलरी है या नेट सैलरी है। क्योंकि ग्रोस सैलरी अगर आपकी 3600 ज़लोटी है, यानी कि 3600, तो वो आपको टैक्स काट के तकरीबन आपको पीछे 2745 ज़लोटी आपको मिलेगी। ऊपर वाला आपका टैक्स कट गया, ठीक है। उसी हिसाब से अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी सैलरी 6000 आती है, तो उसमें भी वो अगर ग्रोस सैलरी है तो आपको 6000 ज़लोटी का वो बोल के बेचते हैं। तो उसमें से तकरीबन अगर 6000 है तो मेरे ख्याल से 13 या 1400 ज़लोटी तकरीबन वो आपकी काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेट सैलरी बचती है, वो सैलरी बचती है, उसमें से आपका कोई कंपनीज घर प्रोवाइड करती हैं, कोई नहीं करती। फूड मैं आपको 100% कह सकता हूँ, पहली वीडियो में मैं कहता रहा हूँ कि फूड मेरे ख्याल से 99% कोई कंपनी भी नहीं देती। ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं। मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि जिस पे लिखा होगा ये हो गया पोलैंड में, ऐसा हो गया पोलैंड में, हज़ारों लोगों की ज़रूरत है, लाखों लोगों की ज़रूरत है। वो कोई थंबनेल मैं अपनी यूट्यूब पे चैनल पे ऐसा दूँ कि आप जल्दी जल्दी देखो,
ठीक है, वीडियो ये हो गया, ये हो गया, पोलैंड में ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं है, पोलैंड में ऐसा कोई बात भी नहीं हुई। ठीक है, तो ना इतना इधर कोई रश पड़ा हुआ है। लेबर की ज़रूरत है इनको, लेकिन ऑलरेडी ये सबसे पहले जो लेबर है ये प्रेफर करते हैं ना हायर करने की, वो साथ वाली कंट्रीज़, उनके वहाँ से आने वाले इनको इजी उनका वीज़ा भी लग जाता है। यानी कि यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, उसके बाद रोमानिया हो गया, अज़रबैजान हो गया। ठीक है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा, रशियन लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर ये तुर्की से हायर करें तो मैं आपको अपना, मेरे साथ एक तुर्की वाला ड्राइवर आया था, हम दोनों सेम डे आए थे अपनी कंपनी में। तो तुर्की वालों को एक तो टैकोग्राफ कार्ड नहीं चाहिए यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि उनका टैकोग्राफ कार्ड ऑलरेडी होता है तुर्की से। उसके बाद उनका वो ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करें या ना करें, उनका वो चलता रहता है। तो जो भी कंपनी है वो सबसे पहले ये चेक करती है कि हम लोगों को ईजी कौन सा बंदा पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को यहाँ मुझे फेसबुक पे ऐड भी आती हैं कि उन्होंने लिखा होता है कि फ़िलिपिनो, इंडोनेशियन, ठीक है, ये लोग जो हैं थाईलैंड के, वो हम लोगों से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको मंगवाया जाए। उसके बाद लास्ट में हमारी 3-4 कंट्री आती हैं। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल। तो अगर वो इनको लेबर चाहिए तो इसका ये नहीं मतलब कि वो सारी लेबर इंडिया या पाकिस्तान से मंगवाएंगे, वो बाकी कंट्रीज में भी से भी मंगवाएंगे। दूसरा, यहाँ हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में वर्क परमिट निकल रहे हैं। हज़ारों की तो बहुत दूर की बात है, लाखों की तादाद में वर्क परमिट निकल रहे हैं। ये इनकी भी गवर्नमेंट को पता है कि अगर ये सबको वीज़ा देंगे तो फिर ये खुद कहाँ जाएंगे। तो अगर 100 वर्क परमिट है तो उसमें से तकरीबन मैक्सिमम ये 3, 4 या 5 बंदों को वीज़ा लगा के देते हैं, बाकी रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ ये है कि आप अगर 2020 तक जाओ ना, यानी कि 2020 तक जाओ, तो किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा पोलैंड का नाम भी कि वहाँ पे भी वर्क परमिट मिल रहे हैं या ऐसा कोई बंदा है उनको चाहिए। ये भाईजान, इनको जो कोविड में नुकसान हुआ है ना, वो ये लोग अपना नुकसान पूरा कर रहे हैं। ठीक है, वर्क परमिट निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा निकाल रहे हैं। ये इनकी गवर्नमेंट, ये जो वायवदा का पेपर होता है, जो आप जिसके पीछे रेड पेपर होती है, ये गवर्नमेंट का पेपर है, लीगल पेपर है। ठीक है, वो यहाँ से प्रूव हो के जाता है तब भी आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती है ना। इन लोगों को पता था हम लोगों ने ये पेपर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने रिजेक्ट करना है तो फिर यहाँ पे रिजेक्ट करें ना। यहाँ से आप वर्क परमिट क्यों देते हो, यहाँ से वर्क परमिट दे के वहाँ जाकर रिजेक्ट करते हो, उसका इन लोगों को पता क्या बेनिफिट है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। बेनिफिट ये है कि यहाँ पे भी वर्क परमिट के वो पैसे लेते हैं, फिर आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ भी 60-70 यूरो आपसे फीस लेते हैं। 100 में से 4-5 आदमी को दे देते हैं, 95 का रिजेक्ट कर देते हैं। पैसा तो सारा इनकी गवर्नमेंट को ही आ रहा है ना, और तो किसी को नहीं आ रहा। आप कोरोना के 2020 तक देख लो, किसी ने सुना ही नहीं था कि पोलैंड या लिथुआनिया या ऐसा कोई वर्क परमिट वाला चक्कर था। ये सब इन्होंने अपने वो नुकसान जो कोविड में हुआ वो पूरा करने के लिए ये चालू किया हुआ है। हालांकि वर्क परमिट यहाँ से ये इशू करते हैं, इसकी इनकी गवर्नमेंट ही इशू कर रही है, वहाँ रिजेक्ट करने का तो रीज़न बनता ही नहीं है इनका। फिर यहाँ तो फिर यहाँ पर रिजेक्ट करें ना कि हम लोग इसको वीज़ा नहीं देंगे। ठीक है, ये वर्क परमिट नहीं दे सकते हम लोगों को। यहाँ पे भी फीस लेते हैं, वहाँ वैसे भी ऐसे भी लेके तो वीज़ा रिजेक्शन कर देते हैं। 6-7 महीने, किसी का साल भी लग जाता है। तो वेट करने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद में पता चलता है जी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो अगर आपके पास कोई हुनर है, एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर अप्लाई करो। जो लेबर के चांस है ना वो 3-4% ही हैं, खास करके ये जो पैकिंग हो गया या कोई होटल वाला, रेस्टोरेंट पे वेटर का, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम ही हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो आईटी हो गया, उसके बाद आप ट्रक ड्राइवर का कर लो, उसके बाद आप बस ड्राइवर, मेरे ख्याल से बस के भी अभी ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि उसके पास डिलीवरी वैन है। ठीक है, वेल्डर की, और वेल्डर की सैलरी भी अच्छी होती है, कारपेंटर, प्लम्बर। ठीक है, उसके बाद ये अपना एलुमिनियम का पाइप फिटर, ऐसे काम अगर आपके पास हुनर है तो। ठीक है, तो अगर आपके पास हुनर भी नहीं है, बिल्कुल आपको ज़ीरो हो, तो रिजेक्शन का रीज़न भी ये होता है। बाकी ये वीज़ा देते हैं लेकिन बहुत काम को
सबसे ज़्यादा वीज़ा मेरे ख्याल से अभी दे रहे हैं ड्राइवर लोगों को, ठीक है। पैकिंग वैकिंग मुझे बाकी कंट्री का पता नहीं है, पाकिस्तान से तो वो भाई देते नहीं किसी को भी, मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी का पैकिंग का वीज़ा पाकिस्तान से लगा हो, ठीक है। क्योंकि जब मेरा अपना वीज़ा लगा था तो मैं 4 दफ़ा एम्बेसी में गया था, एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए, एक दफ़ा मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया था इन्होंने, तब फिर अपील करने के लिए, और फिर जब मैं पासपोर्ट लेने गया था 4 दफ़ा। 4 दफ़ा में जब मेरा इंटरव्यू था किसी को वीज़ा नहीं मिला था, जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था हम लोग 10 लोग थे, सबका रिजेक्ट था। जब मैं अपील करने गया तब एक कोई डॉक्टर लड़की थी, उसको वीज़ा इन्होंने दिया था पाकिस्तान एम्बेसी से, ठीक है। फिर जब मेरा वीज़ा लगा था तब भी एक कोई स्टूडेंट लड़की थी और एक मेरा, बाकी 12 लोगों को इन्होंने वीज़ा ही नहीं दिया था। तो अभी आप ये सोच लो, दूसरा ये जो मैं सैलरी का बता रहा हूँ, आप जिनका अभी आप लोगों ने जो जिन्होंने दिए हैं या जिनके वर्क परमिट नहीं निकले अभी तक, ठीक है, वो कोशिश करें कि अपने एजेंट या जिनसे भी रब्ता करके उनको बोलें कि सैलरी जो मिनिमम है ना वो ये होनी चाहिए, और सैलरी आप उन लोगों से कंफर्म कर लेना कि ये 3600 में से तकरीबन 750 ज़रूरती 700 750 ये टैक्स काट के आपको बाकी आएगी।